कर ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में आप जानते हैं कि हम डिफरेंट मार्केटर्स से बात करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं। इसी तरह से आज स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है रजा सैयद, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसेंस मीडियाकॉम। तो रजा, आपसे तो हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आज और पूरी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्रांड बोलता है का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि पहले हम आपके बारे में जानेंगे, आपकी करियर जर्नी के बारे में, आपकी सक्सेस स्टोरीज, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो आपने काम किया हो, एवरीथिंग जो आप शेयर करना चाहते हो, और उसके बाद हम बात करेंगे आपकी मीडिया एजेंसी के बारे में, वेयर यू वर्क। सो आपने अपनी कामयाबी का सफर कब शुरू किया? मैंने 2006 के बिल्कुल आखिर में दिसंबर में माइंडशेयर ज्वाइन की थी। माइंडशेयर एक मीडिया एजेंसी विच कम्स अंडर ग्रुप एम। And that was you, आपकी पहली जॉब थी? पहली जॉब थी। आई थिंक मेरा लास्ट एग्जाम चल रहा था एडवर्टाइजिंग का ही, और उसी वक्त मुझे उससे एक दिन पहले कॉल आई थी फॉर एन इंटरव्यू। मैंने वो इंटरव्यू दिया, उसके नेक्स्ट डे एग्जाम दिया, उसके नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। माशाल्लाह। हाँ, उस दिन से लेके अब तक आई हैव बीन विद ग्रुप एम। अब तो तकरीबन 16.5 साल हो गए हैं दैट आई हैव बीन वर्किंग विद ग्रुप एम। 16.5 साल में तकरीबन 12-12.5 साल मैंने माइंडशेयर में काम किया, और पिछले 4 साल से मैं एज एन एजेंसी हेड काम कर रहा हूँ फॉर एसेंस मीडियाकॉम। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इतने लंबे अरसे आपने मीडिया एजेंसी में काम किया। सो क्या रीजन था कि आपने किसी और कंपनी में जाने का नहीं सोचा, या किसी ब्रांड के लिए डायरेक्टली काम करने का नहीं सोचा? ऐसा नहीं है, सोचा जरूर था, लेकिन आई थिंक व्हेन थिंग्स रिमेन इंटरेस्टिंग तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और कभी कभी कुछ कंप्लेसेंसी का भी हाथ होता है। लेकिन जब आपको नजर आए कि आपको प्रोग्रेशन भी है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो यू टेंड टू कंटिन्यू, जो कि आजकल ये ट्रेंड नहीं रहा है। आई थिंक अब इस चीज़ को बहुत अच्छा नहीं माना जाता अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अरसा गुजारते हैं। आई थिंक आई कम फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस। आई थिंक इट इंटायरली डिपेंड्स। कभी कभी आप, जैसे आपने कहा कि अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, आपको टाइम का पता नहीं चलता कि, और आप इंजॉय कर रहे हैं अपना जॉब, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही फैक्टर होता है। तो उसमें आपको टाइम का नहीं पता चलता, फिर 5 साल 10 साल कैसे गुजर गए वो भी आपको इतना आइडिया नहीं होता। बट व्हेन यू लुक बैक यू रियलाइज कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम एक कंपनी में लगा दिया। बट एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग फॉर यू, आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच। व्हाट डू यू से? नो, आई एग्री, इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगाएं, लेकिन अगर आपका प्रोग्रेशन भी हो रहा है, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो ज़रूर लगाना चाहिए। अदरवाइज यू बिकम कंप्लेसेंट एट टाइम्स, और कभी कभी लोग बहुत कंफर्टेबल भी हो जाते हैं कहीं। बिल्कुल। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस पीपल डोंट लीव। सो टू ईच देयर ओन, दैट्स व्हाट आई वुड से। मैं यही कहूँगा कि ये हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। और इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई थिंक द प्लेस दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 16+ ईयर्स, वहाँ पे हमने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता रहा है। वी हैव ऑलवेज बीन द इंडस्ट्री फर्स्ट फॉर पाकिस्तान। नई इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करना, नए काम करना, तो उस वजह से कहीं ना कहीं दैट स्टक अराउंड विद मी, एंड आई गेस दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट आई स्टक अराउंड फॉर दैट लॉन्ग। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपकी पहली जॉब माइंडशेयर में हुई तो आपका सबसे पहला क्लाइंट कौन सा था, और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो आपको याद हो? मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट जिस पे मैंने काम करना शुरू किया जब मैं एक असिस्टेंट मीडिया प्लानर था, वो था HBL। दिस वाज बैक इन 2007, और उसी वक्त HBL ने अपनी कैंपेन लॉन्च की थी जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी चेंज कर रहे थे, आई थिंक फ्रॉम हबीब बैंक टू HBL। दैट इज अ प्रॉपर सक्सेस स्टोरी। और उस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, देयर वर अदर सीनियर रिसोर्सेज आल्सो एट द टाइम जो उस पे काम कर रहे थे। मैं तो बहुत जूनियर था उस वक्त, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ ऑफ वर्किंग विद HBL, क्योंकि वो बहुत हेवीली स्पेंड करते थे टीवी पे उस वक्त, प्रिंट पे, रेडियो के ऊपर, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उसकी वजह से। आई थिंक उस टाइम पे कन्वेंशनल मीडियम्स जो थे, टीवी, रेडियो, प्रिंट, बहुत ज़्यादा फेमस थे, और हैवी बजट्स एलोकेट होते थे टुवर्ड्स दीज मीडियम्स उस टाइम पे। बिल्कुल, उस वक्त डिजिटल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था पाकिस्तान में, जितना डिजिटल मीडिया आज जिस पे हम बात करते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं, डिजिटल मीडिया था ही नहीं पाकिस्तान में। उस वक्त टीवी था, रेडियो था, प्रिंट था, एंड इसी इन्हीं मीडियम्स के थ्रू तमाम एडवर्टाइजिंग होती थी, तमाम प्रमोशंस होती थी, और एंड यू नो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड। सो द फर्स्ट 2 years ऑफ माई करियर मैंने HBL के ऊपर काम किया था एज अ मीडिया प्लानर।
and then I moved on to working for another account within Mindshare, just Unilever, which is the largest advertiser in the country today. अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक बहुत अच्छा स्टार्ट रहा आपके करियर का, बिकॉज स्टार्टिंग में ही आपको बहुत बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करने को मिला जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ऑन मीडिया। जी एब्सोल्युटली। सो HBL की आपकी कैंपेन थी, उनकी जब ब्रांड आइडेंटिटी चेंज हुई, सो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग विद अ क्लाइंट, और पहली दफा जब आपने क्लाइंट एजेंसी का जो एक रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लोर किया, हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस? देखिए राइट आउट ऑफ कॉलेज तो बहुत किताबी बातें ही सीखी थी। उस वक्त जब मैं कॉलेज में था तो मीडिया के ऊपर कोई ज़्यादा इतना फोकस नहीं होता था। आई रिमेंबर जो काम मैं आज करते हैं, हम एजेंसी में करते हैं, वो एज अ चैप्टर पढ़ा था हमने। बिल्कुल। टुडे यू फाइंड कॉलेजेस ऑफरिंग कंप्लीट MBA प्रोग्राम्स ऑन मीडिया। तो उस वक्त भी आई थिंक मीडिया का एवोल्यूशन ही चल रहा था, उस वक्त शुरू ही हुआ था, बिकॉज केबल हमारे पास 99 to 2000 में आया है शायद। दैट इज़ व्हेन ऑल द प्राइवेट चैनल्स स्टार्टेड टू कम इन। तो 7 साल ही हुए थे और मजीद चैनल्स आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे चैनल्स आज चल रहे हैं जो उस वक्त नहीं मौजूद थे। तो आई हैव सीन दैट एवोल्यूशन। और पहली दफ़ा जब कैंपेन करी, क्लाइंट ऑफिस गए, क्लाइंट के सामने बैठे, तो जो समझ आया, बिकॉज व्हेन यू लुक एट योर सीनियर्स द वे दे स्पीक टू द क्लाइंट, और किस तरह क्लाइंट से आप ब्रीफ लेते हैं, किस तरह बात करते हैं, बिकॉज जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादातर मैनुअल लेबर आपके हिस्से में ही आता है। तो वो मेरे ख्याल से जब आप वो मैनुअल लेबर करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। और जब आप, चूँकि आपको जब खुद सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो आपको ये समझ आता है, आपको हर चीज़ की बारीकी समझ आने लगती है, और आप उसमें फिर आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत अच्छी, विच एक्चुअली हेल्प्स यू ग्रो। जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जितना ज़्यादा आपको काम करना आता होगा, वो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है फ्यूचर के लिए। एंड आई थिंक बिकॉज माई बेस वॉज वर्किंग ऑन अ क्लाइंट लाइक HBL, जो कि वॉज अ टफ टास्क मास्टर, और उसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मुझे मिला, बिकॉज वो प्रिंट में बहुत हेविली इन्वेस्ट करते थे। तो प्रिंट में मुझे बहुत सारी क्वेरीज लेके जानी पड़ती थी अपने प्रिंट डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे फिर जाहिर बात है जब वो मुझे वो एनॉमलीज बताते थे या मुझे वो चीज़ें पता लगी उस ज़माने में, जैसे एक फैक्ट मुझे पता चला, ये मुझे नहीं पता इस वक्त होता है कि नहीं, बट मुझे जो उस वक्त हमारे प्रिंट हेड ने बताया कि ट्यूसडेज को जंग ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है, उसमें कलर प्रिंटिंग नहीं होती। उसकी कितनी कॉपीज पर डे प्रिंट होती हैं? 8,50,000 कॉपीज एवरी डे प्रिंट होती हैं। जंग वॉज द हाईएस्ट सर्कुलेशन, जो आई थिंक अभी भी है, आई बिलीव सो। और उसके अलावा और बहुत सारे किन स्टेशन से कितने, कौन सा अखबार किन स्टेशन से निकलता है, अगर आप ऐड दे रहे हैं तो कितने बजे तक आपको ऐड देना है, वो कब लग जाएगा, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे, एक अखबार की जो प्रिंटिंग होती है उसकी कलर कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जब आप ये सारे काम करते हैं ना, जब आप वो मैनुअल लेबर करते हैं, तो ये आपको पता लगती है, and that basically helps you when you're growing in your career, because then you can advise your client better when you come into a leadership position. Wow, that's amazing. I think that's a lot of learning. रज़ा, आपसे नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे होगा कि जो हमारा डिजिटल मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि हमारे कन्वेंशनल मीडियम्स कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब हम सुनेंगे कुछ देर बाद। So listeners, हमारी बात हो रही है रज़ा सैयद से, who is the managing director of Essence Mediacom. शो है ब्रांड बोलता है, आपकी होस्ट सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, रज़ा से और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है रज़ा सैयद, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसेंस मीडियाकॉम। मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ऑलराइट रज़ा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि अभी जिस तरह से आपने बहुत ही इंटरेस्टिंगली बताया कि प्रिंट मीडिया को आपने एक्सप्लोर किया ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ योर करियर, और उसके बाद उसमें बहुत लर्निंग्स थी। सो ये सारे मीडियम्स हमारे बहुत फेवरेट्स रहे हैं। मैं खुद इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, सो आई कैन टेल कि हमने प्रिंट, रेडियो, टीवी इन सब पे बहुत काम किया है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में डिजिटल मीडिया की वजह से हमारी सारी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं कि डिजिटल मीडिया इज द फ्यूचर, एंड आई थिंक इट इज ऑलरेडी हियर, और एवरी मीडियम नाउ इज टर्निंग डिजिटल। तो ये तो बहुत इस वक्त की ज़रूरत है, बिकॉज यही आपकी ऑडियंस देखना चाहती है, सुनना चाहती है। इट इज़ अ कंटेंट क्रिएटर्स वर्ल्ड नाउ। जो अच्छा कंटेंट बना सकता है, चाहे वो कितना ही ऊट पटांग
महंगी क्यों ना हो, अगर लोग उसको देख रहे हैं तो वो चल रहा है। आई थिंक सबको बहुत इजी एक्सेस अब मिल चुका है, एक प्लेटफॉर्म हर किसी को मिल गया है, जो चाहे उस पे क्रिएट करें, कंटेंट बनाएं, वायरल करें उसको। एब्सोल्युटली, बिकॉज इस वक्त किसी के पास भी अगर एक स्मार्टफोन है तो वो कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है। Yes, that's true. उसके बाद नेक्स्ट स्टेजेस आते हैं जो लोग उसको बहुत अच्छी तरह एडिट कर लेते हैं या उसको बहुत प्रेजेंटेबल बना लेते हैं, बट यू वुड सी कि देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर जो कि बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बहुत रीजनेबल कंटेंट बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स आपको नजर आएंगे जो बहुत ऊट पटांग कंटेंट बनाते हैं लेकिन चल वो भी रहा है, लेकिन वायरलिटी पोटेंशियल है उनमें। एब्सोल्युटली। तो जहाँ जो चीज़ चल गई, जो ऑडियंस के साथ क्लिक कर रही है, वो चीज़ चल रही है। सिमिलरली डिजिटल मीडिया, लाइक आई सेड कि एवरी मीडियम इज नाउ टर्निंग डिजिटल। हर चीज़ डिजिटल मीडिया पे डाली जा रही है, चाहे वो टीवी पे चलने वाले ड्रामे हो, चाहे वो अखबार में छपने वाली खबर हो, चाहे वो एक रेडियो प्रोग्राम ही क्यों ना हो, क्योंकि वो डिजिटल मीडिया इज कन्वीनियंट मीडिया। आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने टाइम के से cost effective as well. It is cost effective as well. You don't need a big screen TV for it. Yeah. आपको कोई केबल कनेक्शन नहीं लेना. Yes, you need to have an internet connection. That's for sure. बट अगर आपके पास वो सब इंटरनेट कनेक्शन है, एक फ़ोन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी दुनिया की कोई भी खबर देख सकते हैं, कोई भी कंटेंट देख सकते हैं। तो आई थिंक वो जो एक एक्सेस आपको मिलता है, एक्सेस जो आपको टीवी में नहीं मिल रहा है या आपको रेडियो प्रिंट में नहीं मिल रहा, वो आपको डिजिटल मीडिया देता है, विच इज़ वाई आई थिंक डिजिटल मीडिया इज गोइंग टू टेक ओवर everything very soon. So इससे आपकी जो ब्रांड स्ट्रैटेजी आप लोग बनाते हैं फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, ऑब्वियसली वो भी इम्पैक्ट हुई होगी डिजिटल के इन्फ्लुएंस की वजह से। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस ओवरऑल मूविंग फ्रॉम कन्वेंशनल मीडियम्स टू डिजिटल मीडियम? सो देखें, पाकिस्तान बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ अभी भी फोकस ज़्यादा टेलीविजन मीडिया पे है, बिकॉज डिजिटल मीडिया ग्रो कर रहा है एट अ वेरी फास्ट पेस, बट इट विल स्टिल टेक सम टाइम। थोड़ा वक्त अभी भी बाकी है, क्योंकि मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि जब तक हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो एक डिजिटल मीडिया को प्रॉपर्ली सपोर्ट कर सके, एंड सेकेंडली द ओवरऑल इनकम लेवल ऑफ आवर यूजर्स, बिकॉज द लास्ट जो मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था और जो मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, एक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर फॉर अ टेलको इज समवेयर around 250 rupees, which is less than $1 right now. Yes. तो इसमें रेवेन्यू कमाना भी मुश्किल है और इसमें कंज्यूमर को और अपने पास लॉयल रखना भी मुश्किल है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो इस वजह से अगर ज़्यादातर फोकस अब डेटा के ऊपर हो रहा है, अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है डेटा खरीदने की, तो आप डिजिटल मीडिया यूज नहीं कर सकते। वी नीड दैट कंसिस्टेंट यूजेज ऑफ डिजिटल मीडिया। वो 250 रुपए या तो कॉल पे लगेंगे या डेटा पे लगेंगे, लेकिन वो 250 रुपए बढ़ नहीं रहे हैं। सो वो बढ़ने की जरूरत है। वो जब बढ़ेंगे जब आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी जब बढ़ेगी जब मुल्क के इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे। सो आई थिंक एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, कहीं ना कहीं हर चीज एक साथ ही चल रही है। तो जैसे जैसे मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे, लोगों के इनकम लेवल्स या अफोर्डेबिलिटी लेवल्स बढ़ेंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। इसी वजह से अब तक अभी भी तकरीबन 80% स्पेंड्स जो मीडिया के हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो टेलीविजन की तरफ ही जाते हैं। अबाउट 15% वुड बी डिजिटल, जो कि रिकॉर्डेड मार्केट है। अगर हम अनरिकॉर्डेड मार्केट की बात करें तो जिस पे बात होती है कि वो भी काफ़ी बड़ी है। पीपल हु आर यूजिंग डिजिटल मीडिया थ्रू देयर क्रेडिट कार्ड्स टू रन कैंपेन्स, कि वो भी एक पैरेलल मार्केट है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो कैन ऐड वैल्यू। बट स्टिल आई बिलीव जो आपके मेजर एडवर्टाइजर्स इस वक्त मौजूद हैं, दे विल मूव ऑन टू डिजिटल इवेंचुअली। इसमें परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क को अगर हम देख लें तो वहाँ पे आई थिंक 25-30% या 25% डिजिटल पे, 30% पे वो आ चुके हैं। तो इवेंचुअली ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, पाकिस्तान में भी होंगी, और आई थिंक बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास होता ही है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ हमारे पास आती है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड आती है, तो हमें ज़्यादा वक्त उसकी रिसर्च पे नहीं लगाना पड़ता। वी हैव ऑल द डेटा दैट कम्स विद इट। तो इस वजह से बहुत जल्दी हमारे पास चेंजेस आती हैं। एंड आई थिंक देयर इज बीन अ लॉट ऑफ एवोल्यूशन ऑन द ब्रांड साइड, कि जहाँ पे जो ब्रांड मैनेजर्स आज हैं उनकी सोच भी बहुत डिफरेंट हो गई है। दे डोंट बिलीव दैट टीवी इज द ओनली मीडियम दैट कैन डू द जॉब। एंड देन इट आल्सो डिपेंड्स कि आपके अपने ब्रांड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप कैसे क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। वी आर अ यंग नेशन, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30, जिसके अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी अंडर द एज ऑफ 25, मोस्टली Gen Zs होते हैं। Gen Zs has a very different pattern of consuming media versus anyone who would be categorized as a millennial. तो वो डिजिटल मीडिया ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो डिफरेंट म्यूजिक सुनते हैं। अगर आप आज किसी Gen Z के साथ बैठेंगी तो उसका म्यूजिक का टेस्ट और आपकी शायद म्यूजिक के टेस्ट में बहुत फ़र्क हो।
वो जो इस वक्त प्लेटफॉर्म्स डिजिटल के यूज़ कर रहे होंगे, आप उसमें तो इंटरेस्टेड नहीं है, और जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं उनके लिए वो ऑब्सोलीट प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं. सो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त करंट ऑडियंस चाहती क्या है, एंड दैट आई बिलीव द ब्रांड teams have now understood कि we need to identify our audience correctly, और हम उस audience के सही प्लेटफॉर्म से करें, which is why digital is a very fast growing medium right now. ऑलराइट, ग्रेट टू हियर दैट. और आई थिंक एक एस्पेक्ट इसका ये भी होगा कि कन्वेंशनल मीडियम्स को मेजर करना मुश्किल होता था, उनको जस्टिफाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता था, जबकि ऑन द अदर हैंड डिजिटल इज वेरी इजी टू मेजर. पहले हमारे पास कन्वेंशनल मीडियम्स में टीवी, रेडियो, प्रिंट हुआ करते थे और आउट ऑफ होम. टीवी was the only measurable medium जिसमें वी हैव डिफरेंट कंपनीज आउट देयर जो आपको ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने ROI कैलकुलेट कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली रेडियो और प्रिंट के अंदर ROI कैलकुलेशन का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपको लिसनरशिप नहीं मिल सकती. देयर इज नो वन ट्रैकिंग इट, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट कि कितनी क्या परसेंटेज ऑफ लिसनरशिप है. बहुत कई स्टडीज हुई हैं, बट बहुत एडहॉक स्टडीज हुई हैं, कभी हो गई कभी नहीं हुई. प्रिंट के अंदर भी आपके पास रीडरशिप के नंबर्स हैं, बट वो नंबर्स भी ऐसे नंबर्स हैं कि जो बस एक दफा कभी सेट हो गए थे, वो कभी दोबारा से उसको किसी ने देखा नहीं. सर्कुलेशन के नंबर्स और फिर वो तो डिजिटल मीडिया जो है आपका वो बिल्कुल ट्रैकेबल है, बट आप एक जो डिजिटल के अंदर जो एक ड्रॉबैक है, आप अपने आप को तो ट्रैक कर सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि आपने क्या चलाया है. आप अपने कॉम्पिटिशन को ट्रैक नहीं कर सकते. Again, digital does not have any way to track what your competition is doing, whereas TV के अंदर ऐसा नहीं है. TV में आप अपने आप को भी ट्रैक कर सकते हैं, अपने कंपटीशन को भी ट्रैक कर सकते हैं. तो डिजिटल में कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन जरूर है, बट डिजिटल के अंदर आपको रिजल्ट्स फौरन नजर आते हैं, ROI फौरन नजर आता है, एंड यू कैन मेक रियल टाइम चेंजेस. TV के अंदर आपको थोड़ा सा इसमें वक्त ज्यादा लग सकता है चेंजेस करने में. तो डिजिटल की जहाँ पे फवायद भी हैं, वहाँ पे कुछ छोटे मोटे नुकसान भी हैं. यस, बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट. सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है रज़ा सैयद से, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसेंस मीडियाकॉम. आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है शो, ओनली ऑन अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है रज़ा सैयद, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसेंस मीडियाकॉम. ऑलराइट रज़ा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि क्योंकि आपने इतने साल मीडिया एजेंसी में गुजारे हैं, माइंड शेयर एंड नाउ एसेंस मीडियाकॉम, तो आई एम श्योर आपने बहुत सारे ब्रांड्स पे काम किया होगा. आपकी अब तक की सबसे सक्सेसफुल कैंपेन्स कौन कौन सी रही हैं, एंड स्पेशली वो कैंपेन्स हु आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जिस पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत की हो एंड यू वुड लाइक टू ओन देम? देखिए, 16 साल में बहुत सारी कैंपेन्स पे बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर काम किया है, सो इट वुड बी अनफेयर ऑन माय पार्ट, क्योंकि बहुत सारी तो मुझे कैंपेन्स याद भी नहीं होंगी. कुछ पर्सनल फेवरेट्स तो होंगे कैंपेन. एक हमने कैंपेन लॉन्च की थी 2012 में व्हेन मैग्नम वाज बीइंग रीलॉन्च्ड इन पाकिस्तान. ओके. तो जब उसकी हमने टीवी कैंपेन की थी, आई वाज द प्लानर. व्हिच ईयर वाज इट? दिस इज 2012. तो मैं उस वक्त प्लानर था मैग्नम का, तो उसके ऊपर वर्किंग विद ऑन द ब्रांड साइड जो उस वक्त के सीनियर ब्रांड मैनेजर थे और जो द पर्सन हु वाज लीडिंग माइंडशेयर यूनिलीवर एट द टाइम. तो हमने मिलके एक पूरा जब प्लान बनाया, उस प्लान के साथ सो वी हैड जो बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है उसमें, हम एक चीज़ होती है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आप फिक्स स्पॉट्स उठा लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका स्पॉट चलेगा. आई थिंक देयर वर 15 और 20 चैनल्स जहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको ब्लॉक कर लिया था, रोड ब्लॉक जिसे कह सकते हैं. तो वो हमने हुआ ये था कि जो सीनियर ब्रांड मैनेजर थे उस वक्त, ही वाज इन आवर ऑफिस, हम वहाँ मौजूद थे, हमने टीवी लगाया एंड देन वो कैंपेन जब ऐड चलना शुरू हुआ, वी न्यू कि कितने बजे से ऐड शुरू होगा, एंड वी केप्ट स्विचिंग द चैनल, हर चैनल पे वही ऐड नजर आ रहा था. दिस इज लॉन्ग टाइम अगो. वो एक बड़ा एक फीलिंग ऑफ अच्छी एक अचीवमेंट की फीलिंग थी कि हमने बहुत अच्छा लॉन्च किया है फॉर द ब्रांड, बिकॉज इट वाज बीइंग रीलॉन्च्ड इन द मार्केट एंड इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इट. उसके अलावा अगर मैं रीसेंट कैंपेन्स की बात करूं तो अगर आपने कोक स्टूडियो सीजन 14 देखा होगा, बिल्कुल देखा, दैट इज अनदर कैंपेन बिसाइड्स द फैक्ट दैट कोक स्टूडियो सीजन 14 वाज अ ग्रेट हिट. उसके अंदर जो उसकी जो बिहाइंड द सीन्स मीडिया की डील्स हैं या उसकी एयरिंग है, उसमें बहुत सारे लोग का हाथ है, उसमें एक बंदा काम नहीं करता. Obviously the whole team worked. The entire team worked very hard for it, and I think we did play our little part in making it successful and getting it to the audiences
through TV and through digital media. So I think that was one of the very recent campaigns जिसमें मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ था कि we have been a part of it. Okay, great. So, yeah. I think two of the biggest campaigns you have mentioned, ये वो brands हैं जिनके बारे में सब जानते हैं और जो बहुत ज़्यादा वायरल रहे हैं in the past. तो इसके अलावा your personal favorite industry जिस पे आप सबसे ज़्यादा काम करना चाहें, because आपने banking industry mention किया, then FMCG and all, but कौन सा ऐसा product है जिसके लिए आपको since you're still so passionate about all these, कौन सा product है जो आप prefer करें या something new that you would like to explore? देखिए बड़ा tricky सवाल है. There are many clients out there, but something that I've enjoyed in the past also, and I think something that I'm enjoying right now, I feel कि जो beverage industry है वहाँ पे थोड़ा सा dynamic industry ज़्यादा है versus other FMCGs I would say. वहाँ पे मुझे इसलिए ज़्यादा, मैं डायरेक्टली अब काम नहीं करता उनके साथ, बट whenever I get involved तो वो एक बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है काम करने का. तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि दूसरी इंडस्ट्रीज में काम इंटरेस्टिंग नहीं होता, बट मेरा पर्सनल अगर मैं बताऊँ तो शायद आई थिंक बेवरेज इंडस्ट्री क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं और ऑन एंड ऑफ दे कीप कमिंग अप नई कैंपेन्स के साथ, नए आइडियाज, इनोवेशंस. एडवर्टाइजर्स तो और भी बहुत बड़े बड़े मौजूद हैं, लेकिन आई थिंक लाइक आई सेड इट्स मोर डायनामिक. देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज दैट कम्स इन और आपको आई थिंक थोड़ा सा क्रिएटिविटी का ज़्यादा उसमें रूम मिल जाता है, विच इज़ वाई आप उसको शायद ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं. चलें, दैट्स ग्रेट. अच्छा रज़ा, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे होगा कि आपने बहुत साल माइंडशेयर में काम किया और अब आप एसेंस मीडियाकॉम को लीड कर रहे हैं. सो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? दोनों एजेंसीज को अगर हम कंपेयर करें, कैसा रहा एक्सपीरियंस सो फार? So far the experience has been amazing. I've had the opportunity of working with some of the largest brands in Pakistan today. और ये तो I would say the credit goes to Group M because I got the opportunity of working for Group M. और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन different brands पे काम करता रहा. Mindshare में एक मेरा अलग experience था because वहाँ पे मैंने अपना करियर शुरू किया था और तकरीबन I think 12.5 साल मैंने वहाँ काम किया. I think 12.5 साल बहुत लंबा टाइम. हाँ, काफ़ी लंबा किसी एक कंपनी में स्टे करने का, which is great. इससे जाहिर पता चलता है कि आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, क्योंकि उसकी वजह से मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ना कुछ चेंज होता रहता था. तो when you don't become complacent. आपको एक monotonous लाइफ अगर आपको मिले या आपकी लाइफ का रूटीन बिल्कुल सेम डे इन डे आउट हो जाए तो आप बोर हो जाते हैं. तो yes, I've had this the fact कि मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस मिली, डिफरेंट अकाउंट्स मिले, डिफरेंट लोग मिले काम करने के लिए. उन कुछ अकाउंट्स के ऊपर डिफरेंट तरीके का काम करने को मिला, जिस वजह से I think I stayed for that long and yes, so I had a great experience, had a great time working at Mindshare. फिर उसके बाद 4 साल पहले मैं मीडियाकॉम आया एज अ जनरल मैनेजर एंड देन लेटर ऑन आई बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ओवर देयर. तो मीडियाकॉम में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था बिकॉज मैं एक डिफरेंट रोल में आया था. माइंडशेयर में तो मैंने बिल्कुल ही सिपाहियों वाला रोल किया ना, बिल्कुल नीचे से ऊपर आके. यहाँ पे डायरेक्ट ही एक हायर पोजीशन पे आया था, तो यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके का काम करने को मिला. टीम को लीड करना, उसके अलावा मैनेजिंग द P&L एंड एवरीथिंग. सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर मीडियाकॉम. एंड मीडियाकॉम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ग्रोन वेरी मच. अच्छा, तो मीडियाकॉम विच इज नाउ एसेंस मीडियाकॉम, सो ये नाम कब चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ? सो 2022 में Group M की there are many other companies in Group M. So there is another organization, there used to be another organization जिसका नाम था Essence. Essence was more towards technology and digital expertise. लेकिन Essence did not exist in Pakistan. ठीक है. वो मुख्तलिफ ममालिक में था बट पाकिस्तान में नहीं मौजूद था. So 2022 में a decision was taken to merge Essence and Mediacom to make it a bigger, wider agency where Mediacom की expertise was towards traditional media, strategy building. Essence का जो स्ट्रेंथ थे वो सारे टेक्नोलॉजी और डिजिटल एक्सपर्टीज में थे, डिजिटल मीडिया में थे. तो दो एजेंसीज को मर्ज करने का एक फैसला हुआ था एंड ऑन 31st January दिस ईयर हमने इसको लॉन्च किया ग्लोबली एंड इट बिकेम फ्रॉम मीडियाकॉम, इट बिकेम एसेंस मीडियाकॉम व्हिच नाउ हैज बिकम द लार्जेस्ट एजेंसी इन ग्रुप एम ग्लोबली ऑल्सो. इन दोनों एजेंसीज के मर्ज होने के बाद देयर आर 10,000 पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड विद द कंबाइंड बिलिंग अगर मैं कहूँ तो $21 billion की है. बिलिंग एज इन द क्लाइंट स्पेंड्स जो किए जाते हैं.
wonderful. That's great. So this was बहुत short story है of how Mediacom became Essence Mediacom. अगर पाकिस्तान में था नहीं तो हमने सिर्फ इसलिए हमारे लिए तो Mediacom से Essence Mediacom की conversion है. But now we're getting in different tools and technologies from all around the world जो हम merger हुआ है, तो जिससे हम we can basically where we can help our clients grow better. So that was the whole idea behind merging these two agencies, to bring the two expertise together. Two expertise together. I think सारे mediums को overall cover करना. Absolutely. चलें, that's great. रज़ा, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, how is the overall working culture, Essence Mediacom का working culture कैसा है? लेकिन इसका जवाब हम देंगे कुछ देर बाद. So listeners, हमारी बात हो रही है रज़ा सैयद से, who is the managing director of Essence Mediacom. कुछ देर बाद आके बात को कंटिन्यू करेंगे, रज़ा से और भी बातें करेंगे. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है रज़ा सैयद, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसेंस मीडियाकॉम. सो रज़ा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे होगा कि एसेंस मीडियाकॉम जिसको आप लीड कर रहे हैं, द ग्रेट एजेंसी, इसका वर्किंग कल्चर कैसा है, कैसा एनवायरनमेंट है, कितने सारे लोग हैं इन द कंपनी? सो देखिए, एसेंस मीडियाकॉम जब सिर्फ मीडियाकॉम था और मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त हम तकरीबन 13 लोग थे. टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर 40+ people. Nice. And Essence Mediacom has grown almost 100%, in fact more than 100% in the last couple of years, or with respect to billing with new clients coming on board. So the trajectory is very good. Alhamdulillah, we are growing and that's how we would like to continue. जहाँ तक बात कल्चर की है तो जो हमारी हमेशा से कोशिश होती है वो ये है कि to have a very open culture, an open door policy जहाँ पे कोई भी किसी भी वक्त आके बात कर सकता है without any hesitation. And I very strongly believe कि delegation with रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देनी चाहिए अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि अगर कोई किसी को आपने जिम्मेदारी दी है तो उसे उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर भी देनी चाहिए, बिकॉज दिस इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस. अगर सो दिस इज समथिंग दैट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन कि डेलीगेट करें, प्रॉपरली करें, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए काम करने की. यू कैन नॉट बी टेकिंग एवरी डिसीजन. सो दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर दैट वी ट्राई टू प्रमोट इन मीडियाकॉम. बाकी तो कल्चर के बारे में मेरे ख्याल से जो लोग काम करते हैं वो बेहतर बता सकते हैं. मैं बोलूँगा तो शायद लगेगा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ. सो दैट दिस इज समथिंग दैट आई कैन से वेरी ओपनली, जिसको हम बहुत ओपनली प्रीच भी करते हैं कि वी नीड टू हैव मोर इंडिपेंडेंट पीपल रादर देन हैविंग अ वेरी सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर. सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर वी ट्राई टू वर्क इन एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकें. जब वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और क्रिएटिवली काम कर सकते हैं. तो सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू. आई थिंक डेलीगेशन वाली बहुत अच्छी बात की कि बीइंग अ लीडर, मेरे हिसाब से लीडरशिप की डेफिनेशन है कि इफ यू आर अ ट्रू लीडर तो आप और लीडर्स प्रोड्यूस करते हैं. Absolutely. अगर आप और लीडर्स नहीं प्रोड्यूस करें, यू आर नॉट अ ट्रू लीडर. तो ये एक टीम को लीड करने की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या टीम मेंबर्स हैं, दे आर फ्यूचर लीडर्स. सो उनमें ये कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, एम्पावरमेंट, ये सब बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. You need to elevate the people around you in one way or the other. That's very true. That's very true. What do you do अपने फ्री टाइम में? क्या करना अच्छा लगता है जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जो कि आई एम श्योर बहुत मुश्किल से ही मिलता होगा? नहीं, फ्री टाइम जब भी मिलता है या तो I'm a bit of a movie buff. Oh, I like to nice. watch movies. मैं या तो Netflix देख लूँगा या टीवी देखने का टाइम कम मिलता है. Maybe hanging out with friends, taking the family out somewhere. या तो हम कहीं बाहर चले जाएंगे. तो कुछ ज़्यादा ऐसा कोई फिक्स हॉबी नहीं है. कभी कभी शौक होता है, कभी मेरा मूड होता है तो मैं छोटी मोटी चीज़ें स्केच करने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने कोविड में दोबारा करना शुरू की थी. कोविड ख़त्म हुआ तो मेरी स्केचिंग भी ख़त्म हो गई. उस वक्त मैं बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी देख रहा था, सीख भी रहा था. बट ये कि हाँ, कभी कभी ये शौक मुझे अचानक से आ जाता है तो मैं शुरू कर देता हूँ. अदरवाइज देयर नो फिक्स हॉबीज. आई वुडंट से कि आई हैव एनी फिक्स हॉबीज, बट या इफ आई विल गो होम आई वुड लाइक टू वॉच टीवी फॉर सम टाइम, बी देयर विद माय डॉटर, विद माय फैमिली फॉर सम टाइम, देन मे बी गो आउट, मीट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स. सो या दैट आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. दैट्स ग्रेट. तो मूवीज कहाँ देखना आपको अच्छा लगता है? नेटफ्लिक्स या सिनेमा में जाके? सिनेमा में अगर कोई अच्छी मूवी आई हुई होती है जो मुझे पसंद हो,
जैसे DC मूवीज हैं या मार्वल मूवीज हैं, आई थिंक वो तो सिनेमा में ही देखनी चाहिए। एनीथिंग दैट इज सिनेमा वर्दी, तो वो आप जरूर सिनेमा में जाके देखें। उसके अलावा वरना तो आई एम हैप्पी वॉचिंग इट ऑन नेटफ्लिक्स और Amazon Prime। चलिए, दैट्स ग्रेट, लवली टू हियर दैट। ऑलराइट रज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। और अब मेरा आपसे होगा आखिरी सवाल, वो ये है कि जो हमारे फ्यूचर मार्केटर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपका की मैसेज क्या होगा? I would tell them कि देखिए मार्केटिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि इफ़ यू आर इन अ पोजीशन राइट नाउ जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। जब when I had finished my MBA और हम जब नौकरी ढूंढ रहे थे या नौकरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त बहुत मेरे ख्याल से एवेन्यूज़ कम थी और शायद इन्फॉर्मेशन भी कम थी। आज जब हमने डिजिटल मीडिया की बात की, कंटेंट की बात की, देयर इज सो मच टू डू राइट नाउ, सो यू नो दे कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक डूइंग व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम। पीपल आर selling products, people are doing a lot of freelance work. So जितने भी हमारे aspiring students हैं, I would say कि they should basically focus on their energies towards doing anything that they like, because right now we have the right platforms, or at least strong enough platforms for them to project whatever they want to do to the world. If the end motive of doing this, to जब आप नौकरी करते हैं, you do it for a remuneration, for a living, right? To earn a living. If you can earn a living by doing what you think you're good at, if you can earn a living by doing something that you love, that could be anything. वो content creation हो या फिर वो धूप में खड़े होके किसी और चीज़ पे काम करना हो, if you love it, तो why not go for it? With respect to marketing, media is a field which is evolving. Marketing is evolving. So if they need to choose whether they want to go onto the brand side, whether they want to explore the media side, because now जितने भी हमारे पास ज़्यादातर अब लोग आते हैं, they are more inclined towards digital media because they see कि digital That's media, the future. and that is the future. It's growing very fast also. So there are many avenues out there to choose from. So choose wisely and do your research. बहुत अच्छी बात की आपने, स्पेशली जो पहले आपने पैशन फॉलो करने वाली बात की कि जस्ट डू योर थिंग, जिसमें आपका पैशन है, थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट, आई थिंक वो फॉलो करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर ऑल द लिसनर्स। आई होप हमारे लिसनर्स ने आज की एपिसोड को एंजॉय किया होगा। रज़ा, थैंक यू वंस अगेन। ऑलराइट रज़ा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड हमारे लिसनर्स, आई होप आपने हमारी आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया चैनल्स। तो अपना कराची FM 107 के सोशल मीडिया पेज पे जाके आप हमें जरूर अपना फीडबैक दे सकते हैं। और इसी तरह से मैं सारा हसनैन अब नेक्स्ट वीक फिर आऊंगी एक नए गेस्ट के साथ, ओनली ऑन ब्रांड बोलता है। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज।